जैसा कि आपको विदित है कि श्री कल्तुरु संस्थान और रेंज आईजी कोटा के जो संयुक्त तत्वावधान में खाकी वॉरियर जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उसी की तहत हम कई जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है या विभिन्न नर्सरीज में विजिट करते हैं और उससे जो मिली जानकारी है उससे किसानों को या जो छात्र हैं जो एग्री कल्चर में जो अपना भविष्य तलाशते हैं उनको जानकारी मुहैया करवाते हैं। तो आज मेरे साथ हैं हेमंत यादव जी जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, उनसे जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। तो जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो राजस्थान में है, लगभग कितने होंगे इधर? लगभग 9 प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट रनिंग में है और 3-4 प्रोजेक्ट और नए चल रहे हैं। अच्छा, तो जो खट्टे फलों के लिए एकमात्र यही है जो नानका में है स्थित है? बस जो पूरा नींबू वर्गीय फल है उनके लिए राजस्थान में एकमात्र सेंटर है और संतरे के लिए अलग से झालावाड़ में एक सेंटर बना है। तो सर ये पॉली हाउस? हाँ, ये हाईटेक पॉली हाउस में हाईटेक पॉली हाउस है। बेसिकली जो सिट्रस ग्रुप के प्लांट्स हम तैयार करते हैं जी जी, उसका जो रूट स्टॉक है वो रूट स्टॉक यहाँ पे तैयार किया जाता है। रूट स्टॉक का अर्थ प्रोसेस क्या होता है सर रूट स्टॉक का? रूट स्टॉक का अर्थ ये है कि जो एक ग्राफ्टेड पौधा तैयार होता है ओके, उसका जो बेस वाला पोर्शन है जो सोइल में ग्रो करता है, हाँ रूट्स, वो यहाँ पे तैयार होता है। यहाँ पे हमारे पास 5 तरह के रूट स्टॉक हैं, ओके जिसमें से बेसिकली 2 सबसे ज्यादा जो हमारे इस क्षेत्र में काम आते हैं, जिसमें रफू लेमन और रंगपुर लाइम है। तो उनका प्रोसेस ये होता है कि अक्टूबर माह में लगभग उनका जब बीज परिपक्व होता है तब फलों की तुड़ाई करके और उसके बाद बीज का ट्रीटमेंट करके और बीज की बुआई की जाती है एक उचित मिश्रण बनाकर जर्मिनेशन ट्रे के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग अक्टूबर नवंबर में बुआई किया हुआ बीज अब जर्मिनेट हो चुका है जर्मिनेशन ट्रे में, और आप देख सकते हैं कि लगभग एक जर्मिनेशन ट्रे में 150 पौध के आसपास तैयार कर रही है। तो सर इनकी सर्वाइवल रेट भी इतनी रहती है? सर्वाइवल रेट में हम लगभग 200 बीजों में से 150 बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। ओके ओके, तो काफी अच्छा 75% जो है इसकी सर्वाइवल रेट काफी अच्छी। तो सर एक जो सीएम सिलेक्शन करते हैं आप, तो वो आप किस तरह से करते हैं और उसका क्या प्रोसेस है? साइंस सिलेक्शन के लिए मैम हमारे पास मदर रोड चार्ट्स है और मदर रोड चार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मदर रोड चार्ट्स में अलग अलग वैरायटी के पौधों को हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है जो ऑथेंटिक सोर्स से लिया हुआ है और उन ऑथेंटिक पौधों से साइन का सिलेक्शन करते हैं। साइन के सिलेक्शन के लिए क्या क्या सावधानियां रखी जाती है, सारी चीजें मैं आपको जब हम मदर ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पे 5 तरीका बताया, तो वो किस तरह से अलग अलग हैं क्या? ये मैम उनके सबकी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग हैं। जैसे कि कोई किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है, कोई जो है किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है, जो एक्लेमेटाइज करने के लिए ठीक है। तो सर जैसे कि आपने कहा कि तो डिजीज फ्री कुछ प्लांट्स भी हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। मैम कोशिश हमारी यही की जाती है कि कम्प्लीटली डिजीज फ्री हो प्लांट। उसके लिए रूट स्टॉक भी ऐसा सेलेक्ट किया जाता है जो जनरली हमारे यहाँ कोई डिजीज जो ज़्यादा आ रही है उसको रजिस्ट कर सके, तो ऐसा रूट स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है। सर जैसे किसानों को अगर हम समझाना चाहें रूट स्टॉक मैनली बहुत ही साधारण सिंपल लैंग्वेज में, तो कैसे समझाएंगे आप रूट स्टॉक मैनली क्या है? क्या वो भी कर सकते हैं? रूट स्टॉक किसानों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बडिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा। और अगर किसान ने ऐसी कोई नर्सरी तैयार कर रहा है जहाँ पे वो बडिंग कर रहा है तो उसके लिए रूट स्टॉक महत्वपूर्ण है। हाँ। बाकी किसानों की भी चर्चा में रहते हैं। किसान जैसे आजकल बहुत पढ़े लिखे किसान हैं, वो सब विभिन्न माध्यमों से देखते हैं कि रंगपुर लाइम रूट स्टॉक अलग होता है, रफ लेमन एक नए रूट स्टॉक आजकल ये सोइंग अभी इनकी चल रही है मैम, क्योंकि अलग अलग टाइम पे जब सीड वो मेच्योर होता है उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन करके उसकी सोइंग की जाती है। आफ्टर दिस स्टेप जब हमारा सीड जर्मिनेट होता है और हमारी पौध जो है वो कुछ हाइट अटेन कर लेती है, उसके बाद ये प्राइमरी नर्सरी सेकंड है। अच्छा। इस प्राइमरी नर्सरी सेकंड में उस जर्मिनेशन ट्रे से निकाल के प्लांट्स को पॉली बैग के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉली बैग के अंदर। तो ये सेकंड स्टेप है जिसमें जर्मिनेशन के बाद में यहाँ पे आप शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, लगभग 7 से 8 इंच की हमारी पौध होती है उस टाइम पे पॉली बैग। और
जैसा कि हाईटेक नर्सरी है तो ईच पॉलीबैग के अंदर इरिगेशन के लिए एरो ड्रिपर्स लगे हुए हैं। इन एरो ड्रिपर्स के की एक फिक्स एरो ड्रिपर्स लगे हैं, तो सर हम वो देख सकते हैं? जी, ईच एंड एवरी पॉलीबैग में एरो ड्रिपर है, इसको एरो ड्रिपर बोलते हैं जी। और इसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है कि इसका डिस्चार्ज रेट होती है इसकी। ओके। तो इसकी डिस्चार्ज में रेट 8 लीटर पर आवर है जी। तो इससे 4 ड्रिपर्स कनेक्टेड है तो 2 लीटर पर आवर एक की डिस्चार्ज रेट है। अब किसमें कितना इरिगेट करना है वो सारा इस पे डिपेंड करता है कि इसकी डिस्चार्ज रेट है, आपको कैलकुलेशन करते हैं कि आपको कितना इसमें पानी देना है। ओके, ये तो बहुत ही वाकई हाईटेक है कि इसमें इरिगेशन का भी प्रॉपर यहाँ पे ध्यान प्रॉपर रखा जा में रहा है। बिल्कुल। और हमारा पूरा जो सेंटर संचालित है उसमें पूरे ओपन फील्ड में तक जो है ड्रिप इरिगेशन से हमारे यहाँ सिंचाई की जा रही है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये फोगर्स हैं। फोगर्स, इसमें बहुत माइन्यूट ड्रॉपलेट्स वाटर की निकलती है और जी। इसके अंदर का जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको, इसके अंदर की जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं। और ये जो दूसरे स्ट्रक्चर आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ये ओवरहेड स्प्रिंकलर है जो जनरली इरिगेशन पर्पज के लिए काम में आता है। ओवरहेड स्प्रिंकलर या ओके। तो सर ये कब आप मतलब वीकली किस तरह इसका से? मैम पूरा शेड्यूल डिसाइड होता है कि अच्छा। इसकी भी एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज रेट होता है। उसके बाद कितने इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, कितना एरिया ये कवर कर रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इजराइल जाके आए तो जी। ड्रिप इरिगेशन का और जो भारत की उनकी वहीं से ये आयातित है ये जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो है जी। ड्रिप की टेक्नोलॉजी है वो इजराइल में ही डेवलप हुई है। वहाँ पे पहले ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे पानी की कमी को देखते हुए डेवलप हुई थी, लेकिन इसने पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी है। क्रांति ला दी है क्योंकि और वो पूरा क्योंकि डेजर्ट एरिया था। सिर्फ ड्रिप से सिर्फ पानी की बचत नहीं है बल्कि बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं। जैसे कि आप फर्टिगेशन जो करते हैं आप, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, जो आपके फर्टिलाइजर की बचत है। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग से कोई फर्टिलाइजर दे रहे हो तो 70% आपका फर्टिलाइजर है, उसका जो न्यूट्रिएंट है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप वाइट ड्रिप दे रहे हैं उसको तो आपका 85-90% तक वो एब्जॉर्ब होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मदर प्लांट्स है। जैसा कि मैं ऐसा थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाया, अलग अलग वैरायटी के पौधे अलग अलग लाइनों में लगे हुए हैं। जैसे डेजी के 16 प्लांट्स हमने लगाए हैं, उधर फिर क्लेमेंटाइन है, नागपुर सीडलेस है, देन अदर वैरायटीज। तो ये सारे ऑथेंटिक प्लांट्स हैं जो हमने ऑथेंटिक सोर्स से लाके यहाँ पे लगाए हैं। तो उससे हमारी ये हर प्लांट्स का अलग अलग कैरेक्टर होता है, हर उसकी लीव्स डिफरेंट होती है, उसका फ्रूट डिफरेंट होता है, उसका ब्रांचिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। तो जैसे जिस वैरायटी का प्लांट हमें तैयार करना है उस वैरायटी का साइन यहाँ से सेलेक्ट किया जाता है और उस साइन को जो हमने रूट स्टॉक लिया था उस पर इंसर्ट करके और एक ग्राफ्टेड प्लांट जिसको बडेड प्लांट कहते हैं वो बडेड प्लांट तैयार किया जाता है, जिसमें वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर होते हैं जो हमें चाहिए। जबकि रूट स्टॉक का जो फ्रूट आता है वो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और उसका टेस्ट नहीं होता है। और हमें जो चाहिए, जैसे मैं डेजी वैरायटी का फ्रूट मुझे लेना है तो मुझे डेजी का की बड स्टिक यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें से बड को निकाल के और रूट स्टॉक में इंसर्ट करना होगा। वो एक पूरी ग्राफ्टिंग बडिंग की जो प्रक्रिया है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है और पर्टिकुलर स्टेज पे होती है। तो सर साइन सिलेक्शन जो आप बता रहे थे रूट स्टॉक के बाद, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है मैम, क्योंकि साइन के सिलेक्शन पे ही ये डिपेंड करता है कि आपके प्लांट की सर्वाइबिलिटी कितनी है। अच्छा, क्योंकि आपने अगर इमेच्योर साइन सेलेक्ट कर लिया तो भी सर्वाइव नहीं करेगा, आपने ओवर मेच्योर सेलेक्ट कर लिया तो भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये मतलब स्किल के साथ साथ, क्योंकि आप बडिंग के साथ के लिए एक स्किल चाहिए, उसके साथ आपकी ये भी एक स्किल है कि आप जो साइन सेलेक्ट कर रहे हैं आपको विजुलाइज होना चाहिए, आपको आंखों से देख के समझ में आना चाहिए कि आप सही साइन सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जनता के लिए एक मैं इसलिए गाइडलाइन जारी नहीं कर सकता क्योंकि ये अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग टाइम पे होता है। ओके। और संतरे में जो है फरवरी और अगस्त में जनरली बडिंग का काम होता है। जैसा कि अभी फरवरी का मंथ आने वाला है, हमारे पास रूट स्टॉक तैयार है, उस रूट स्टॉक पे फरवरी में बडिंग का काम होगा और बाद में अगस्त में एक बार और बडिंग होती है। बाकी ये आप जनरल गाइडलाइंस हर एक क्रॉप के लिए नहीं कह सकते, ये मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ सिट्रस, स्पेशली जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनके लिए है। जैसे ये कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप है सर? नो, ये हाँ ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, फिरोमोन ट्रैप जिसको बोलते हैं जी। जैसा कि आप देख सकते हैं
इसके अंदर ल्यूर। एक ल्यूर डाला जाता है। हाँ। जैसा कि इसके अंदर ल्यूर है, इस ल्यूर, ये जो ल्यूर है ये अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग ल्यूर आते हैं, है ना। तो ये जो ल्यूर है दो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी आते सॉलिड हैं। है सर। हाँ ये सॉलिड है। तो ये जो लिक्विड है, ये जो ल्यूर है, इस पे अट्रैक्ट होके फ्रूट फ्लाई इस पे एंटर कर जाती है और इससे बाहर नहीं निकल पाती। जो मेल फ्लाई है वो, है ना। ओके। अच्छा, तो फिर फीमेल? इसमें फीमेल को ये नहीं ट्रेप करता है, ये अच्छा। मेल को ट्रेप करता है। अच्छा। और उसकी पॉपुलेशन को सीज करता है। ओके। और यहाँ पे प्लांटिंग का भी थोड़ा सा पैटर्न आपको अलग नज़र आ रहा होगा कि हम देख सकते हैं कि प्लांट्स को हमने बजाय सीधा ज़मीन में लगाने के कुछ बेड बना के लगाया, इसको बोलते हैं रेस्ड बेड कल्टीवेशन। और ये इजराइल से ली गई टेक्नोलॉजी है। रेस्ड बेड कल्टीवेशन पे एक तो आपकी ड्रिप का इंस्टॉलेशन बहुत ईजी होता है, मल्च शीट आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, इनिशियल स्टेज में जब आपका प्लांट होता है तो आप बीच में जब इंटरक्रॉप ले रहे हैं तो दोनों प्लांट का जो पानी का टाइमिंग है वो डिफरेंट होता है, तो आप वो भी सेपरेट कर सकते हैं। और तीसरा, चौथी चीज़ ये है कि जब इसकी साइड वाली जो सहायक जड़ें हैं उनका विकास हो रहा होता है तो वो बहुत अच्छा होता है इस बेड के ऊपर। ओ, ये आपने एक तरह से थोड़ा देखें कि हम जनरली नीचे गड्ढे में उगाते हैं, लेकिन इन्होंने एक बेड बना के प्लांटेशन किया हुआ है। और जो मल्चिंग, सर मल्चिंग भी कर रखी है? मल्चिंग कर रखी है, अभी इसको हटाया हुआ है क्योंकि इसके अंदर बेसल डोज हमने डाली थी, न्यूट्रिएंट डाला था, इसके लिए हटाया हुआ है, इसको वापस कवर करना। और सर ये इसमें तो काफ़ी बड़े प्लांट्स हैं मैम। बिल्कुल, इसमें मिक्स प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें रूट स्टॉक भी है, ग्राफ्टेड प्लांट्स भी है। और ग्राफ्टेड प्लांट भी डिफरेंट वैरायटीज के हैं, अलग अलग स्टेज आपको देखने को मिल जाएगी, बडिंग से लेके। एक तरह से ये हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है, आप सारा कुछ है इसमें। जैसा कि मैं आपको एक ग्राफ्टेड प्लांट को दिखाता हूँ कि किस तरह से ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है। आप इजीली जब एक छोटे प्लांट को देखेंगे तो आप इजीली आपको समझ में आएगी चीज़ें कि वास्तव में क्या होता है। देखिए, जैसे ये प्लांट आप देखें जी, तो इसमें यहाँ पे एक बड आपको नजर आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल। ये बड जो है हमने हमारे मदर प्लांट से सेलेक्ट की है और जिस वैरायटी की ये बड है उस वैरायटी का प्लांट हम तैयार कर रहे हैं। और ये पोर्शन आपको नीचे वाला नजर आ रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन ही है, ये रूट स्टॉक का है जो हमने शुरुआत में देखा था। जब ये पेंसिल साइज की थिकनेस अटेंड कर लेता है उस टाइम पे इसमें बडिंग होती है। और बडिंग के लिए साइंस सिलेक्शन के बाद इसमें एक चीरा लगाया जाता है और चीरा लगा के बड को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और एक बडिंग पॉलीथीन इसके ऊपर लपेट दी जाती है। बडिंग पॉलीथीन को लगभग 18 से 20 दिन के बाद हटाया जाता है और इसका जो प्लांट का टॉप है, जो मेन प्लांट था रूट स्टॉक का, उसको ऊपर से कट कर दिया जाता है। उसके बाद सारी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होती है और प्लांट यहाँ से फुटान लेना चालू करता है और उस डिजायरेबल वैरायटी का प्लांट हम इस तरह से तैयार करते हैं। और जब एक साइज अटेंड कर लेता है उसके बाद ये फार्मर फील्ड के लिए रेडी होता है। जैसा कि मैं बताऊंगा अभी फार्मर फील्ड के लिए जो प्लांट है वो भी। रफ लेमन रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि रंगपुर लाइम है, रफ लेमन है। तो रफ लेमन बेसिकली ये सारा ही रफ लेमन ही था पहले। तो ये प्लेट आप रफ लेमन की नजर आ रही होगी आपको। हाँ। उसके बाद अब ये वो वैरायटी बन चुकी है जो उस वैरायटी की हमने इस पे बड लगाई है। अच्छा। हाँ, अब इस वैरायटी का प्लांट ये तैयार हो गया है। ओके। जी, इस हाइट का जो प्लांट होता है वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी होता है। अच्छा। ये जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर्स के लिए, फार्मर एकदम हेल्दी प्लांट, बिल्कुल, है ना। और ये सर कितने का होगा? ये 60 रुपीज पर प्लांट गवर्नमेंट की डिसाइडेड रेट है। सर ये लेमन की कौन सी प्रजाति है? ये थाई लेमन है मैम। अच्छा। इसके कैरेक्टर ये है कि सीडलेस होता है कंप्लीटली। हाँ, इसके अंदर कोई सिंगल सीड भी नहीं होता है, लेकिन इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए मार्केट में थोड़ा डिमांड इसकी कम रहती है। बाकी इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो और एक और चीज आप इसके प्लांट पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें आपको सारी स्टेजेस नजर आ जाएगी एक ही प्लांट पे। मैच्योर फ्रूट, इमैच्योर फ्रूट, इवन अनओपन्ड बड और ओपन बड। अच्छा, ये राउंड ईयर चलता है। बर्ड ये इधर अनओपन बर्ड और ओपन फ्लावर भी आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ओपन यानी कि एक अनओपन बर्ड, ये ओपन फ्लावर आप देख सकते हैं। ये ओपन फ्लावर हो गया, ओपन फ्लावर। उसके बाद आप इस पे इमेच्योर फ्रूट देख सकते हैं, जैसा कि ये नजर आ रहा है आपको। हाँ, इमेच्योर फ्रूट है। उसके बाद आप इस पे मैच्योर फ्रूट देख सकते हैं। दिस मीन ये जो प्लांट है आपको ये इसकी खासियत है। अगर आप इसको भी, मेरे पास चाकू अवेलेबल नहीं है, वो इतना काट के दिखाता है इसको। सीडलेस है, कम्प्लीटली सीडलेस। हम लेते हैं, अब मैं वहाँ पे इसको दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, बहुत शानदार फ्रेगनेंस है।
जूस भी बहुत अच्छा है, हालांकि थोड़ा छिलका मोटा है, थोड़ा सा जूस एक्सट्रैक्ट करने में। तो सर ये कितना यहाँ पे एक्लेमेंटाइज हो चुका है या ये कम्प्लीटली, हाँ, इजीली यू कैन ग्रो एवरीवेयर। सर सिंचाई के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल मैम, पूरे जो ओरचार्ड आप देख रहे हैं, पूरी जी। नर्सरीज देख रहा है, वो पूरी ड्रिप इरिगेशन पे बेस्ड है। ओके। और ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है पूरा हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। जी। यहाँ पे ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम का ये मतलब है कि सारे वॉल्स एक ही जगह है यहाँ पे, जी। ताकि आपको पूरे फील्ड में नहीं घूमना पड़े, आप सारे यहीं से ओरचार्ड control को कर यहीं सकते से हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। और इवन वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इसको मैनुअली भी ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। पीछे की साइड पे जो वाल्व लगे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है, जी। और ये अंदर ऑटोमेशन एक कंट्रोलर लगा हुआ है। उस कंट्रोलर से सारा कंट्रोल होता है। आपको सिर्फ उसमें कमांड देनी होती है कितना पानी देना है कौन से वाल्व के माध्यम से, तो वो पूरा कंप्लीटली उतना चल के बंद हो जाता है। मतलब मुझे मेरी प्रेजेंस की यहाँ जरूरत नहीं है, अच्छा। किसी की भी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसके अंदर एक प्रोग्राम फिट करना है कि वाल्व नंबर 1 से इतना पानी जाना है, वाल्व नंबर 2 से इतना पानी जाना है, 3 से इतना पानी जाना है, और ऑटोमेटिकली वो उतना पानी देने के बाद वो सप्लाई होने के बाद बंद हो जाता है। तो सर यानी मैन्युअली बहुत कम काम है इसमें। हाँ, ये ऑटोमेशन, पूरा ऑटोमेशन सिस्टम है। और जैसा कि ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप इरिगेशन से एसोसिएट होता है कुछ एसेसरीज, उसके साथ फिल्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर आपके ड्रिप के अंदर क्लोगिंग हो जाती है, अगर आपके अंदर उसके अंदर रेत आ रही है, उसके अंदर काई आ रही है, तो आपका ड्रिपर जो है चोक होने की संभावना होती है। तो इनिशियली जब मोटर से पानी आता है तो उसके बाद एक सीक्वेंस में इसके 3 तरह के फिल्टर्स लगभग लगे होते हैं। फर्स्ट फिल्टर जो है मोटर के जस्ट बाद लगा हुआ है, जिसको हाइड्रोसाइक्लोन कहते हैं। हाइड्रोसाइक्लोन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे काम करता है, और जो हमारा वाटर उसके अंदर रोटेट होता है, और जो हेवी पार्टिकल्स है, जो रेत और मिट्टी के कण हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और एक कलेक्शन चेंबर में इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ से उनको अलग कर दिया जाता है। तो सर इसमें फर्टिलाइजर का भी है? फर्टिलाइजर्स का मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले फर्स्ट फिल्टर के बारे में मैंने बताया, हाइड्रोसाइक्लोन। सेकंड लेवल पे जो हमारा फिल्टर आता है वो ये ग्रेवल फिल्टर या सैंड फिल्टर होता है। ये ग्रेवल फिल्टर और सैंड फिल्टर के अंदर 2/3 पार्ट तक सैंड भरी होती है, सिलिका सैंड। और सिलिका सैंड इस तरह की जो नजर आ रही है आपको, इस तरह की सैंड होती है, जिसके जो किनारे हैं वो शार्प होते हैं। तो वो कोई भी काई आके, अगर ऊपर से पानी आ रहा है आपका और पूरा रेत से छन के नीचे जा रहा है, तो जितनी भी काई है उसको ट्रेप कर लेता है। तो ये हमारा दूसरी तरह का फिल्टर होता है। और तीसरा फिल्टर जो होता है हमारा, वो है डिस्क फिल्टर या स्क्रीन फिल्टर। यहाँ पे डिस्क फिल्टर लगा हुआ है, इसके साथ जगह हम स्क्रीन फिल्टर भी काम में ले सकते हैं। अगर हमारे पास कम इम्प्योरिटीज है, अगर ज्यादा है तो मोर प्रिसाइजली आप डिस्क फिल्टर काम में ले सकते हैं। तो ये तीसरा पोर्शन है डिस्क फिल्टर जी। उसके बाद जैसा कि फर्टिलाइजर्स की आपने बात की, तो फर्टिलाइजर्स के लिए हमारे पास 3 टैंकियां लगे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और इसके लिए 3 जो वेंचुरीज कह लो या 3 चैनल्स लगे हुए हैं अंदर, जिनसे इनमें जो खाद हमने डाला है उसको ड्रिप के पानी के साथ पौधों तक पहुंचाया जाता है। अब वो जो कितनी खाद की मात्रा जानी है वो भी आप उस कंट्रोलर में सेट कर सकते हैं कि पर टैंक से कितनी जानी है। कमाल का सर मैकेनिज्म है, फर्टिगेशन, इरिगेशन, जबरदस्त है। जो इस हाइड्रोसाइक्लोन की मैं बात कर रहा था, जिसको हाइड्रोसाइक्लोन कहते हैं, प्राइमरी फिल्टर होता है। ये हाइड्रोसाइक्लोन होता है जी। जो इसमें जो पानी है वो इस तरह से आया और रोटेट होता हुआ नीचे जाता है, तो हेवी पार्टिकल से साइड पे बैठ के इस कलेक्शन चेंबर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको इस वाल के माध्यम से टाइम टू टाइम क्लीन कर दिया जाता है, ड्रेन हो जाता है ये। जैसा कि ये थाई लेमन में आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कहा था सीडलेस नींबू है। हम इसको काट के देखते हैं, इसके अंदर जूस की क्वांटिटी देखते हैं। जैसा कि हमने इसको काटा और काटने के बाद हम इसको देख रहे हैं, फ्रेग्रेंस देखो इसके अंदर कोई सीड नहीं है, कंप्लीटली काफी जूसी भी है। और इसके अंदर जूस की क्वांटिटी हम देखेंगे तो देखना आप, इसके अंदर एक ही मैं इसको निचोड़ रहा हूँ, यू कैन सी एक ही नींबू में आपका गिलास भर जाएगा। काफी अच्छा। हाँ, तो अपने घर पे आप ये थाई लेमन इजीली लगा सकते हैं। लेकिन फॉर द फार्मर्स मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास मार्केट की तलाश करें, अगर आपके पास इस तरह के नींबू की डीवा में, ये ज़्यादातर बड़ी सिटियों में जो होटल्स होती है वहाँ पे स्लाइस के रूप में काट के पेश करने में ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि सीडलेस है और इजीली स्लाइस में के रूप में कट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। हेमंत यादव जी सर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो दी, और काफ़ी कुछ तो
टेक्निकल जो बातें बताई इन्होंने इजराइल से, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे टूर किया था इसी संबंध में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने कई जो जानकारियाँ हैं जो काम जैसा आएगी। कि कल्पतरू संस्थान और कोटा पुलिस का जो ये अभियान चल रहा है, बहुत अच्छा अभियान है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करता हूँ कि इस अभियान से जुड़ें और इस अभियान का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।